नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि केतु अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में कुंभ राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में तो ये आता है 8वां भाव, अष्टम भाव। अष्टम भाव में फिलहाल कुंभ राशि पड़ रही है और केतु बैठे हैं। याद रखिएगा, अष्टम भाव के साथ जब कुंभ का संबंध बनता है, कुंभ का मतलब है काल पुरुष की कुंडली में लाभ क्षेत्र, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो प्रभाव अष्टम भाव से दिखाई देता है। अब अष्टम भाव अकल्ट साधनाएं, गुप्त प्राप्तियां, इन सब का भी होता है और 11 तो वैसे ही प्राप्तियों का है। तो अगर इस कुंडली में देखिए वो एक खांचा तो तैयार है अभी कि यानी इसको गुप्त प्राप्तियां हो सकती हैं। अब वो गुप्त प्राप्तियां इसको सुख देने वाली होंगी या दुख देने वाली होंगी, क्योंकि प्राप्तियों का अर्थ हर बार ऐसे नहीं कि सांसारिक गेन बढ़ाने वाले ही हों। शनि अगर खराब अवस्था में है तो अचानक जो प्राप्तियां जीवन में मिलती हैं वो दुखदाई होती हैं, और अगर शनि अच्छी अवस्था में है तो अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको रिलेट करती हैं वो सुख देने वाली होंगी। लेकिन रिजल्ट की बात मैंने की, इस हाउस में बैठने वाले प्लैनेट्स को जरूर देखना है, क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट या उस समय पर, अब जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि मुझे 6 महीने तक बड़ा दुख मिला, लेकिन अंततोगत्वा मुझे अष्टम भाव किसी की मृत्यु के बाद अचानक प्राप्तियां हुई, तो ये क्या है कि केतु इस भाव में ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देते। वायु तत्व राशि है तो ये वही करता है, इन बिटवीन जो फेज रहेगा उसको बिगाड़ कर रखेगा। कब अकेला बैठा, शनि के साथ बैठ गए तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, आपकी लॉटरी लग गई। मेरी बात समझ में आ रही है। इस कंडीशन में फिर राहु के भी दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक बैलेंस करने का काम करता है, क्योंकि शनि दृष्टि डाल सकता है राहु पर, राहु शनि पर दृष्टि नहीं डाल रहा है, केतु भी राहु पर दृष्टि नहीं डाल रहा है। तो ये जरूर विचार करना है कि अगर कोई प्लैनेट अच्छे मूड में है अपने घर में और कोई उसका फ्रेंड दूसरे हाउस में बैठा हुआ है, तो वो जब दृष्टिपात करता है उसके ऊपर तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी उसको देता है। और अगर वो ऑलरेडी यहाँ अपसेट मूड में है तो जो भेजेगा, जो ट्रांसमिट करेगा, वो भी क्या भेजेगा? दुख भेजेगा, ट्रबल भेजेगा। तो ये बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड विषय हो जाता है जब हम उन प्लैनेट्स को इन्वॉल्व करते हैं इनके साथ, क्योंकि फिर आपको केतु को कुंभ राशि में खराब वाला विचार पूरी तरह त्याग देना है। स्पेशली ये दोनों प्लैनेट जो रियल नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मुख्य रूप से अकेले बैठे केतु की। तो जब अष्टम भाव में अकेला केतु बैठता है तो सांसारिक दृष्टि से आपकी जो विषय प्राप्ति हैं उनको कम करवाने वाला है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया 4, 8, 12 हमेशा मोक्ष हाउस कहे जाते हैं, तो भाव बल का इसको थोड़ा समर्थन जरूर मिलता है, क्योंकि इस भाव में कहीं ना कहीं मोक्षा का सेकंड पार्ट छुपा हुआ है। भाई जैसे घर में जो इंटरेस्ट आपको लगा, घर पे ही आप थोड़ा समय निकालते हैं योग के लिए, वो चतुर्थ भाव से देखते हैं। अष्टम भाव, आप कहीं बाहर भी किसी के साथ आपने कुछ विषय तर्क वितर्क किया आपने बढ़िया, और वो तर्क आपको कुंडलिनी जागरण की तरफ लेकर गया गुरुओं की मदद से, किसी और व्यक्ति की, तो वो है अष्टम भाव। और जीवन का अंतिम पड़ाव 12वां, अगर 12वां भाव भी बली है तो जीवन में आप निश्चित रूप से कुंडलिनी जागरण जैसे विषयों को जानकर अपने जीवन में परम शांति पाएंगे। तो 4, 8, 12 मोक्षा हाउस कहे जाते हैं। तो अगर 4, 8, 12 मजबूत हैं तो ये समझ लीजिए आप कि आपको ना सिर्फ जैसे चौथा भाव हमारे सुख का भी होता है, और अगर चौथे भाव के साथ संबंध, चौथे भाव में कई राजयोग बन रहे हो अगर, और चौथे भाव में जैसे एकादश भाव का स्वामी का संबंध बन रहा हो, लग्नेश का संबंध बन रहा हो, तो वो सांसारिक सुख भी ले लेता है और आध्यात्म की भी नींव यहीं से रखी जाती है। अष्टम भाव में भी अगर 3-4 प्लैनेट मिलकर राजयोग बना रहे हैं, अच्छे प्लैनेट निर्विरोध होकर अष्टम भाव में बैठे हैं, तो सांसारिक सुख तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, वो आध्यात्म के चरम को भी पालेगा।
तो खाली अष्टम भाव कहने से खराब हो जाना वो नहीं है। अब जैसे मेष लगन की कुंडली में तो अष्टम भाव लग्नेश का ही है, और अगर लग्नेश यहाँ बैठे हुए हैं और अपने कई मित्रों को इन्वॉल्व कर रखा है तो वो फिर कैसे खराब हो सकता है। याद रखिए, घर का मालिक अगर घर में बैठा है तो भाव का बल बहुत बढ़ जाता है, ये जरूर ध्यान रखना आपको। 6, 8, 12 सदैव खराब होते हैं, ये पूरी तरह गलत है। आपके फल कभी भी एक्यूरेट नहीं आएंगे अगर आपने दिमाग में कोई ऐसा विचार रखा हुआ है तो। केतु अब अकेला यहाँ क्या दिक्कतें ला सकता है? आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन, क्लियर हो गया, वेगिना में दिक्कत आना, पेनिस में दिक्कत आना, ये यहाँ से देखा जाता है। और अष्टम भाव ससुराल पक्ष को भी बताता है। देखिए, जो भी जातक है उसका ससुराल पक्ष 11 नंबर की तरह है। 11 नंबर यानी शनि का कुंभ राशि। भाई चुप रहते हैं प्रायः, हर चीज़ में लाभ अगर उनको दिखता है तो वो नहीं बोलते हैं, लाभ दृष्टि है। और यही खराब कब हो जाता है? अगर शनि खराब अवस्था में है तो वो जो भावना है उसकी मन में, लाभ दृष्टि, उसको वो खुलकर जाहिर करता है कि नहीं, मुझे इस वस्तु से लाभ नहीं मिल रहा है, मैं डिनाय करता हूँ। लेकिन कभी भी कुंभ राशि एग्रेसिवली कोई बात नहीं रखती। ये एक अच्छी बात है कि कर्क लग्न वाला जो जातक होगा उसका ससुराल पक्ष 11 नंबर आ रहा है, और 11 नंबर कुंभ राशि का स्वभाव कई दफ़ा कर्क राशि की तरह ही मैच करता है। वो अलग बात है, कर्क राशि का स्वामी सत्व की बात करता है, ये तमस की बात करता है, यानी मटीरियल गेन एजेंडे में रहता है उसके। अगर नहीं प्राप्ति है तो क्या करना है किसी को पास रखकर। ये इसके ससुराल पक्ष का विचार बता रहे हैं। अब केतु वहाँ बैठकर ऐसे व्यक्ति को ससुराल से कम बातचीत करना, उनसे ज़्यादा संवाद नहीं होगा, क्लियर हो गया। इस कारण से मनमुटाव बढ़ जाएगा। लेकिन केतु कभी भी, पता है आपको, डिशुम डिशुम तो करवाता नहीं है। हाँ, मंगल साथ बैठ जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति वॉयलेंट हो सकते हैं। बताया मैंने आपको, ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि यही मिलन मंगल और केतु का अगर खराब अवस्था में आ जाता है तो आदमी अपनी बुद्धि से नहीं, दूसरे के कहने पर अपना अहित कर लेता है। उसमें भी कहीं ना कहीं हाइडिंग एजेंडा, उसको लगता है कि मोक्षा है। अब जैसे किसी को इंस्पायर किया कि भाई तू तो मरने के बाद स्वर्ग में चला जाएगा, तू इन लोगों को मार दे, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुझे जन्नत की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के जो शब्द कहे जाते हैं, उस कंडीशन में आप कुंडली को उठा के देखिए, केतु कहीं ना कहीं खराब है, और केतु इन प्लैनेट के साथ इन्वॉल्व हो रहा है जो उसको आक्रामक बनाते हैं। लेकिन वो आक्रामक रवैया उसने किसी और से अडॉप्ट किया है। ये दृष्टि जरूर अपने दिमाग में रखनी है कि केतु जैसा मोक्ष एजेंडा रखने वाला प्लैनेट कैसे किसी व्यक्ति की निर्मम हत्या कर सकता है, क्लियर। तो वो जो मैंने बताया, सुसाइड बॉम्बर, आतंकवादी, हालांकि ये निर्मम हत्या कभी भी केतु की कोई भी कॉन्स्पायरेसी कभी भी पब्लिक के सामने छुप नहीं सकती ज़्यादा देर, इसलिए केतु खुलकर आने पर विश्वास करता है और मारा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, छुपकर लोगों को मारना, जबरदस्त प्लानिंग बनाना, ये कब? जब राहु खराब है उस आदमी का, और कुछ ऐसे हाउस में बैठा हुआ है जो हाउस, जैसे वृश्चिक में राहु बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो वो दूसरों को कष्ट देता है। अष्टम भाव कष्ट का है, और अगर किसी का भाई प्रेत है कोई अगर, तो वो खुद भी दुखी है, दूसरों को भी दुखी करता है। लेकिन केतु कभी इस प्रकार से कॉन्स्पायरेसी, बहुत लंबे समय तक छुप कर रहना, ऐसा नहीं करता है। मतलब जो ये जो आप कहते हैं षड्यंत्र रचाना, वो राहु का मुख्य रूप से कार्य है। केतु उन कार्यों को इंप्लीमेंट करता है, तुरंत सरेंडर कर देता है। और अष्टम भाव जीवन में जो भी आप लंबे जीवन की बात करते हैं, शनि अगर कमज़ोर है, केतु भी यहाँ बैठा हुआ है, तो उसका ना लंबी आयु का जो सपना है वो ख़त्म कर देता है, क्लियर हो गया। तो फिर वो लंबी आयु चाहता नहीं, किसी दोष को लेकर अष्टम भाव से वो पीड़ित हो जाता है, और उसका लंबी आयु का जो सपना है वो चकनाचूर सा होता दिखाई देता है। मैं बार बार बता रहा हूँ
केतु अकेला होने पर, केतु के दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, यहां बैठकर केतु दूसरी वायु तत्व राशि, जो अगेन मटेरियल गेन की बात करती है, ये भी मटेरियल गेन की बात करती है, इस पर दृष्टि बनाए हुए हैं 12वें भाव में। मिथुन राशि में देखो राहु तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, केतु को यहां अच्छा नहीं माना जाता है। अकेला, अगर यहां कोई इसका फ्रेंड बैठा है, बुध बैठा है, तो कुछ और बात होगी। अकेली दृष्टि क्या बताती है? 12वां भाव यानी अनावश्यक व्यय, जो व्यय जरूरी नहीं था वो आदमी मतलब चुपचाप व्यय करता है और बाद में ऐसा लगता है यार मैंने क्यों किया है व्यय, अपव्यय का काम करेगा। क्लियर हो गया? वैसे भी जो कर्क लगन वाले होते हैं उनका जो व्यय होता है वो बुध के अंडर कंट्रोल होता है। बुध को माना जाता है हास्य विनोद का प्लैनेट, ये अपने व्यय को बैलेंस करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट माना जाता है बुध, बैलेंस रखते हैं अपने व्यय को। बहुत ज़्यादा खर्चे वाले भी नहीं कहे जा सकते हैं। शुक्र अगर अच्छा अवस्था में है तो इनका खर्चा कभी भी इनको परेशान नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि ये आय है, ये व्यय। अब केतु की दृष्टि अनावश्यक व्यय करवा रहे, लेकिन अगर बुध बहुत अच्छा है तो ये व्यय आदमी बैलेंस कर लेता है, चला लेता है, क्योंकि रिजल्ट किसके पास है? घर का ओवरऑल रिजल्ट बुध के पास है। जैसे कई लोगों का रवैया रहता है कि यार मैंने ये चीज़ क्यों खरीद ली, ऐसा विचार रहता है, लेकिन बुध अच्छी स्थिति में तो वो खर्चे लायक धन वो अगली बार के लिए भी दोबारा जोड़ ही लेता है। ऐसा नहीं कि मैंने खर्चा कर दिया अब मेरा हाथ खाली हो गया, वो तब खाली होगा जब इस घर का मालिक रिजल्ट को शून्य कर देगा, बुध। लेकिन हाँ, केतु की ये दृष्टि अपव्यय तो करवाता ही, और खासकर क्योंकि केतु अष्टम भाव में बैठा है तो ये अपव्यय कहीं ना कहीं किसी बड़ी बीमारी में भी हो सकता है, और आपके अष्टम भाव से संबंधित शरीर के जो अंग है उनकी इलाज पे भी खर्च, क्योंकि हॉस्पिटल का भी माना जाता है 12वां भाव, हॉस्पिटल, और कहीं ना कहीं आपके शयन को भी बिगाड़ता है ये। हालांकि केतु यहाँ पर बैठकर अपने मोक्षा वाले एजेंडा को भी, मतलब मटेरियल गेन से जब आदमी की मन भर जाता है कि नहीं यार कुछ प्राप्तियाँ नहीं हो रही हैं, तो फिर आदमी ईश्वर के प्रति जाता है। लेकिन ये एक अलग दृष्टि है, संसार में प्राप्तियां भी हो रही हैं और उसके बाद मोक्षा की चाह करना, ये तो राज ऋषि जैसे लोग ही कर पाते हैं। लेकिन संसार से कष्ट के बाद ईश्वर की तरफ जाना, ये आप लौकिक सुख को तो आपने खोया ही है, ये तो बात आपको मानना ही पड़ेगा। हम सिर्फ परलोक के विचार में जी नहीं सकते हैं। अगर सिर्फ परलोक एक विचार होता तो फिर इस लोक में सुख का कोई अर्थ नहीं था। याद रखिएगा, हमारा लोक भी सुखी होना चाहिए और हमारा परलोक भी सुखी होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते खाली हम इस लोक में सुखी हो जाएं, परलोक को छोड़ दें, या हम इस लोक में दुखी रहें मरने तक, परलोक में देखेंगे। ये भी गलत विचारधारा है। हम लोक में भी सुखी रहें और परलोक में भी सुखी रहें। तो ये गड़बड़ी, तो गड़बड़ है तो कौन भरेगा? गड़बड़ है तो किसी और को नहीं भरना, मुझे भरना है। कई लोग ये कमेंट करते हैं कि सर मैं कौन सा स्टोन पहनूं, तुरंत बताइए, अभी लाऊंगा और पहन लूंगा, अपने भाग्य को बदल दूंगा। मैं किसी पर हंसी नहीं कर रहा हूं, कमेंट नहीं कर रहा हूं। स्टोन आप पहनिए, बिल्कुल पहनिए, लेकिन उनसे पहले क्या आपने इस बात को समझा कि हो कहां से रहा है, क्यों हो रहा है? जब तक आप इसकी रेमेडी अपने माइंड से नहीं करने के लिए तैयार होंगे, तब तक ब्रह्मांड का कोई भी स्टोन, कोई दूसरे प्लैनेट से लाया हुआ पत्थर भी आपका भाग्य नहीं बदल सकता। इसके लिए आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। उसमें भी हमने भाग्य नहीं बदला। कई लोग कहते हैं सर आप भाग्य बदलते हैं क्या? भाग्य नहीं बदलते हैं। अब जैसे हॉस्पिटल में तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर 12वां भाव खराब है और अष्टम भाव जो पीड़ाओं का भाव वो भी खराब है, तो हॉस्पिटल तो जाना ही है। तो हमने आपको गाइड किया कि बजाय कि खुद ही बीमार होकर वहाँ जाओ, आप क्यों नहीं रेगुलरली महीने में एक बार या महीने में 2 बार आप लोगों के इलाज के लिए, कोढ़ियों के इलाज के लिए, या कुछ वहाँ पर अनुदान के लिए जाते हो, लोगों को कुछ दो वहाँ पर आप जो देख सकते हो। या किसी का शिक्षा का भाव, एजुकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेशन कोर्स खराब है, क्यों नहीं किसी स्कूल में जाकर आप कॉपी या पेन बांटते हो उनको। अपने उस हाउस को खराब करने की बजाय
आपने जरूर सांसारिक रूप से देखा जाए तो आपने व्यय तो किया है, लेकिन ये व्यय आपकी दृष्टि को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस देगा कि हाँ नहीं, मेरा व्यय तो हुआ है, लेकिन ये व्यय मैं इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ और ये व्यय मुझे सुख देने वाला है। तो ये ध्यान रखिए, जब आपका मन मस्तिष्क इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है कि नहीं यार, ये जो मैंने धन खर्च किया है, ये धन मेरे भाग्य को बढ़ाएगा, निश्चित रूप से ग्रह अष्टम भाव में भी बैठा हुआ आपको शांत कर देता है। उसके बाद आप स्टोन पहन सकते हैं। खाली स्टोन पहनने भर से हो जाए ऐसा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। और त्याग, दान अगर कोई करता है तो उसमें त्याग होना चाहिए। हम सड़ी हुई वस्तुओं का दान, हमें जो प्रिय नहीं है उस वस्तुओं का दान करेंगे तो आपको दुष्परिणाम ही मिलेंगे। कई बार दान की दृष्टि की बात आती है तो हम वो चीज़ खरीद कर लाते हैं जो सबसे खराब है। और दान के लिए कहा है जो आपको प्रिय है, जो आप खाते पीते हैं, जो आप पहनते हैं, या तो वो या उससे अच्छा ही दान के लिए निकालना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखना है। और लोक व्यवहार में आज जो चीज़ें प्रचलित हैं उनका दान करें। क्लियर हो गया? आज के 5000 साल पहले क्या प्रचलित था जिसका कोई उपयोग नहीं, आप वो दान कर रहे हैं? लगता है क्या वो, मतलब वो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति है जो उस चीज़ का उपयोग करेगा? अभी जरूर विचार करना है इसका, नहीं तो दान भी निष्फल है। लेकिन दान और स्टोन और कोई ईश्वरीय जब भी करना, माला लेकर जब भी करना, तब काम आएगा जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये मेरा भाग्य है, मुझे एक स्वीकार है, कुछ गलती मुझसे हुई है, इस कारण मुझे ऐसा जीवन मिला है। अगर आप स्वीकार करते हैं उसी क्षण, गीता स्वयं कहती है, आप देखिए कि आप सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दीजिए और एक्सेप्टेंस लाइए अपने जीवन में, तुरंत आपके सारे दोष माफ कर दिए जाएंगे। तो केतु की दृष्टि हॉस्पिटल, व्यय, कहीं ना कहीं अष्टम भाव से अंगों पर व्यय, ये सब चीज़ें कराएगा जो सांसारिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। क्लियर हो गया? इस कंडीशन में अगर बुध कमज़ोर है तो दूसरी जाति के लोगों के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ, दूसरे मतलब फॉरेनर लोगों के साथ संबंध कमज़ोर होते हैं। ठीक हो गया? 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ रही है तुला राशि में, जो कि शुक्र की राशि है। कर्क राशि वालों का चतुर्थ भाव गवर्न्ड बाय शुक्र। तो अगर शुक्र इनकी कुंडली में बली होता है तो माँ का भरपूर सपोर्ट रहेगा, आय के साधन भी बड़े रहेंगे, इच्छा पूर्ति होगी। केतु अगर शुक्र यहाँ बैठा है तो निश्चित रूप से शुक्र के एजेंडे को ही बढ़ाएगा आगे। शुक्र के साथ मिलन केतु का ठीक है, वैसे मिट्टी मतलब आपकी अगर बात करते हैं, प्राप्तियों की अगर बात करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पत्नी से पति या पत्नी के प्रति उदासीनता लाता है, क्योंकि केतु का यही विचार क्लियर एकदम। तो वो जरूर ध्यान रखना है, इकट्ठे बैठे शुक्र और केतु वो आपके प्रेम को कम कर सकता है। लेकिन अगर शुक्र अपने घर में बैठा है तब केतु साथ में बैठा है तो वो दूरी जरूर लाएगा, लेकिन वो साथी की सहमति से। ये दृष्टि जरूर रखनी है आपको कि केतु जिसके साथ भी बैठता है उसको जरूर कुछ ना कुछ मतलब सरेंडर करता है, लेकिन अपना भी सेकेंडरी जो एजेंडा है वो तो रखता है मन में। अब शनि जैसे प्लैनेट के लिए तो अच्छा है ये, लेकिन शुक्र बेहद शुभ ग्रह है। कहा जाता है कि इनका राहु और केतु के साथ संबंध नहीं बनना चाहिए, और कहता है अगर बनता है तो आपको सांसारिक विषय वस्तु की प्राप्तियों में तो मदद करा देता है, लेकिन जो उसकी प्योरिटी वाली बात है, जहाँ पति पत्नी के लैंगिक संबंधों की बात है, प्योरिटी भी हम नहीं कह सकते हैं, प्योरिटी को खत्म करना राहु का काम है। यहाँ केतु क्या कर सकता है? दूरी बनाता है, उसके प्रति लैंगिक सुखों के प्रति उदासीनता। लेकिन शुक्र अगर अपने घर में बैठे हैं या उच्च के होके बैठे हैं तो सहमति से। अभी क्या है केतु की दृष्टि, आपका अगर शुक्र भी कमजोर है तो घर को लेकर आदमी उदासीन हो जाता है,
घर के कार्य बनेंगे नहीं, इसलिए आदमी फिर उदासीन सा हो जाएगा, कहता जी रिपेयर वर्क करवा दो, नहीं करवाएगा। इन सब विषयों को लेकर आदमी, माँ से संवाद भी कम हो जाता है। चतुर्थ भाव जीवन में सुखों का होता है, तो शांत तो रहेगा, मोक्ष हाउस तो है ये, वो वाला पार्ट तो जागृत हो जाएगा आदमी का, लेकिन सांसारिक विषयों का सुख कम करता है। घर पर बैठकर योग, मेडिटेशन, ध्यान का समय जरूर निकालता है, लेकिन सांसारिक सुख सुविधाओं को कम करता है। अगर केतु किसी मटेरियल गेन यानी पृथ्वी तत्व या वायु तत्व राशि में बैठा है, तो कुल मिला के देखा जाए केतु का यहाँ प्रभाव ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। यहीं अगर कोई जल तत्व और अग्नि तत्व राशि होती केतु के लिए, तो फिर ये 8th हाउस यानी भाव का बल भी दिखाता और राशि का बल भी दिखाता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण दोस्तों मैं हर कमेंट का कई बार जवाब नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं आपके कमेंट रेगुलरली पढ़ता हूँ और जो भी मुझे लगता है कि कई लोगों ने उस प्रकार के कोई प्रश्न पूछे तो उसका मैं जवाब भी देता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपको अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो अपना विचार रखें, कोई चीज़ पसंद नहीं भी आती है तो भी हमें ज़रूर बताएं। और हम ऑलरेडी भृगु संहिता के कंप्लीशन की ओर हैं, राहु तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारी प्लेलिस्ट वहाँ देख सकते हैं और आप इसको आगे भी किसी को शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। हमारा यही कोशिश रहेगा कि अपने चैनल में प्राइमरी लेवल से लेकर इंटरमीडिएट, एडवांस, इंटीग्रेटेड लेवल तक आपको कुंडली मैनुअली बनाना सिखाया जाए, आपको सर्व अष्टक वर्ग अपने हाथ से बनाना सिखाया जाए। और जब हम हाथ से कोई कुंडली बनाते हैं तो प्लैनेट हमसे संवाद करने लग जाते हैं, इंट्यूशंस पावर आ जाती हैं। तो खाली कंप्यूटर से ठीक है आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी समझने का भी प्रयास करेंगे तो आपके साथ प्लैनेट का जो आशीष है, आशीर्वाद है, और बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।